जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। कैसे हो भाई, बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास हो, बताओ। चलो भाई, सभी लोग लाइव हैं बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले दो तीन बातें आप लोगों को बता दें। कल आपका एक ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन था, जो सरकम सेंटर वाला था, उसकी रिकॉर्डिंग करके हमने उसी क्लास के अंदर में जो है फिट करवा करके अपलोड कर दिया है। तो आप अगर पिछली वाली क्लास को देखोगे, ठीक है, जो कि हमारी पिछली क्लास थी सेंटर ऑफ ट्रायंगल की सबसे लास्ट क्लास, तो उसमें आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और साथ में आप लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है चैंपियंस डाउट ग्रुप में, उसके अंदर में भी मैंने वो वीडियो अलग से रिकॉर्ड करके 4 मिनट का अपलोड कर दिया था। ठीक है, ताकि जब हम इस क्लास की शुरुआत कर पाएँ तो यहाँ पर सीधा सीधा सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी से शुरुआत करें भाई। तो उम्मीद करते हैं कि सारे हमारे भाई लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, और कहीं पर कोई परेशानी किसी भी तरह से किसी को नहीं होगी। तो आइए चलिए, यहाँ पर मेरे भाई शुरुआत करते हैं आज से नए टॉपिक की, जिसका नाम है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। जैसा मैंने कहा था कि ट्रायंगल में कुल मिलाकर के 4 भाग होते हैं। पहला आपका टाइप ऑफ ट्रायंगल, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, फिर उसके बाद में सेंटर ऑफ ट्रायंगल, और चौथा आपका आता है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी से एक क्वेश्चन आपके पेपर में, एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है कि वो आएगा ही आएगा। ठीक है, और ऐसे मान के चलो कि अगर पेपर में 10 बार क्वेश्चन आया है तो उसमें से 8 बार सिमिलैरिटी पर आया है, तो 2 बार कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर में आया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और बहुत ही आसानी से आप सारी बातों को सीख सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा जो है लेवल आपको ऊपर कहीं ना कहीं हाई देखने को मिलेगा, तो कोई बात नहीं, जहाँ देखने को मिलेगा वहाँ पर आप लोग सीख भी लीजिएगा। ठीक है, देख लिए वो क्वेश्चन, चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, देख लिया आप लोगों ने तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए चलिए, समरूपता और सर्वांग क्षमता को हम लोग सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सिमिलैरिटी क्या है और कॉन्ग्रुएंसी क्या है। तो अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें, तो जैसे मानो दुनिया में 2 लोग हैं, ठीक है ना, ऐसे मान के चलो कि जैसे मैं, आप या कोई भी लड़का, अगर मानो हम सभी लोगों से कंपेयर करें, तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, अभी आपको सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का थोड़ा बढ़िया एक केस बताता हूँ यहाँ पे। वो भी है। एग्जाम्पल देता हूँ, दोनों आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, हमारे सामने दो एकदम मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, और बड़े प्यारे प्यारे चेहरे हैं। आइए सामने आइए एक बार, आप भी आइए, इधर आइए आप। ठीक है, खोज के लेके आए हैं अभी इन दोनों को। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये 2 बालक हैं हमारे सामने, ठीक है। अब ये क्या दिख रहे हैं आपको, तो दोनों के दोनों ये सिमिलर दिख रहे हैं। सिमिलर का मतलब क्या है, कितना आता है आपके पास में, 2 है, और आपके पास में कितना है, 2 है। ठीक है, तो इनके पास में 2 2 हाथ है, ऐसे मान करके चलो, तो ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, आप एक हाथ मिश्रा जी रखिए, ऐसे सामने रखिए एकदम ऐसे कांग्रेस का निशान एकदम, दूसरा हाथ आप इनको एकदम ढको। हाँ, इसे एकदम इसे पकड़ के हाथ में, हाथ इसे फंसा नहीं लेना है, गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी। ठीक है, आप इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे एकदम ऐसे पीछे से हाथ घुमाओ, पीछे से। अब ऐसे मान करके चलो कि यहाँ पर जो है एक हाथ के पीछे हम दूसरा हाथ यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पर एक हाथ के पीछे अगर हम दूसरा हाथ को रख रहे हैं, तो ये भी क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी समरूपता का एग्जाम्पल हो जाएगा। कि जैसे मेरा हाथ हो गया, इनका हाथ हो गया, आपका हाथ हो गया, ये सारे के सारे सिमिलर हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अंगूठा है और 4 यहाँ पर उंगलियां हैं, तो हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, तो हम लोग इन्हें सिमिलर बोलते हैं। ये देखो, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है, आप अपना वो हाथ दीजिए, नहीं इसको रखे रहिए, आप इसको उठाइए, इसको ऐसे उठाइए, वो भी हाथ लाइए, उल्टा घुमा दीजिए। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर एक चीज दूसरे के एकदम बराबर हो, मतलब शेप और साइज दोनों बराबर होंगे, शेप भी होगा, साइज भी होगा। आप अगर देखो तो ये हाथ अगर एक दूसरे के ऊपर में रख रहे हैं ना, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इनका पीछे वाला हाथ, आगे वाला हाथ, दोनों अलग अलग आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ही हाथ दिखेगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पर आकर के देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ एक ही साइड, कि हाँ भैया ये हाथ है। लेकिन अगर मान लीजिए इनके इस हाथ के
आप अपने यहाँ पर लाओ, ठीक है, और आप ऐसे कर दो, वो वाला हाथ लाओ आप एक बार, ठीक है। अब इस हाथ के आगे यहाँ पर ये लड़का इस तरीके से ये हाथ रखता है। अब आप यहाँ देख सकते हो दोनों के हाथ को आप देख पा रहे हो, इसका अलग से दिख रहा है, इनका अलग से दिख रहा है। क्यों? शेप तो सेम है कि यहाँ पर इस तरीके का शेप है और इनका, लेकिन साइज सेम नहीं है। इस बेचारे का हाथ थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है इनके हाथ के आगे। तो वही बात है। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये जितनी भी किताबें आपको दिख रही हैं, आप ऐसे मान के चलो ये सारी की सारी किताबें, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। आप देखो ये किताब, ये किताब, ये सारे के सारे क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर हम देखेंगे तो जैसा इसका ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है तो ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट कब हो जाता है? जब एक चीज़ को दूसरे के ऊपर में रख दिया जाए और वो दोनों के दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि देखिए जो सिमिलर वाली चीज़ें होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो मतलब जो सिमिलर है मेरे भाई, वो जो कॉन्ग्रुएंट होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन जो सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो, ये बात ज़रूरी नहीं है। आसान भाषा में ऐसे कहते हैं, दुनिया में सारे लोग सिमिलर होते हैं, लेकिन दो जो जुड़वा लोग होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जुड़वा ही क्यों कॉन्ग्रुएंट होते हैं? क्योंकि एक जुड़वे के जो आँख की साइज़ होती है वो दूसरे के बराबर, एक के हाथ की साइज़ दूसरे के बराबर, एक के पाँव का साइज़ दूसरे के बराबर, ठीक है। तो जब आपका शेप सेम होता है तो सिमिलर कहलाता है, और जब आपका शेप और साइज़ दोनों सेम होता है तो कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगक्षम कहलाता है। सिमिलर को हिंदी में समरूपता कहते हैं और कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में सर्वांगक्षमता कहते हैं, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर इन सभी का इस्तेमाल है। ये सारी जो कथा कहानी है ये इसी के बारे में कही गई है कि जैसे ये सारे के सारे ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हैं, तो सिमिलर है, सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है और एक यहाँ पर रेक्टेंगल है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सारे दुनिया के रेक्टेंगल सिमिलर होते हैं, दुनिया के सारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, लेकिन जब बात कॉन्ग्रुएंसी की आती है तो वो कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब एक को दूसरे के ऊपर में रखने पर दूसरे का कोई अता पता ना चले। समझ गए इस बात को लेकर के यहाँ पे? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे सारे के सारे रेगुलर पेंटागन सिमिलर है, सारे के सारे सर्कल सिमिलर है, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, एक यहाँ पर पेंटागन दूसरे पेंटागन के सिमिलर है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कह सकते कि ये पेंटागन और ये ट्रायंगल ये सिमिलर है, बिल्कुल भी नहीं। तो हेक्सागन हेक्सागन के सिमिलर हैं, सर्कल सर्कल के सिमिलर हैं, ट्रायंगल ट्रायंगल के सिमिलर है, पेंटागन पेंटागन के सिमिलर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगक्षम कब होंगे? जब ये इसके ऊपर में रख दें और एक दूसरे का कोई भी पता ना चले, कहीं पर कोई अता पता ना हो, कौन कैसा दिख रहा है कौन कैसा नहीं दिख रहा, किसका क्या है। तो शेप के सेम होने से सिमिलर यानी समरूप होता है, और शेप और साइज दोनों के सेम होने से कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगक्षम होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, अब ज़रा देखिए। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। अगर कोई भी दो त्रिभुज हमारे सिमिलर होते हैं तो यहाँ पर क्या क्या होता है, ये सारी बातें आपको दी गई है ट्रायंगल के अंदर में। कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, कि दो अगर हमारे ट्रायंगल मेरे भाई कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये सारी बातें क्या होंगी, कैसे होंगी। ये पूरा पूरा आपको कुछ नहीं मेरे भाई ध्यान देना है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है, ठीक है। पूरा जितना थ्योरी दिया गया इसके ऊपर में किसी पर फोकस मत करो। तो एक आपकी जो बात आ जाती है वो आ जाती है किसको लेकर के, सिमिलैरिटी को लेकर के, ठीक है। और पहले हम सिमिलैरिटी को एक्सप्लेन कर देते हैं, यानी समरूपता, जिसे आप कह सकते हैं एक तरीके से कि सर ये समरूपता है, क्या है, तो समरूपता आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर समरूपता हो गया, ठीक है। यहाँ पे समरूपता हो गया आपका, मैंने सही तो लिखा है ना यहाँ पे, समरूपता समरूपता समरूपता, ठीक है। समरूपता बिल्कुल हमारा सही है मेरे भाई, यहाँ पर तो समरूपता आपका हो गया ये। अब उसके बाद में समरूपता का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो समरूपता का मतलब जैसे मानो ये छोटा ट्रायंगल है और जस्ट ऐसा ही आपको अगर दिख रहा है तो ये एक बड़ा ट्रायंगल है, तो ये इसके मेरे भाई क्या है, तो समरूप है, समान रूप रेखा का है। जैसे मानो यहाँ पर ये एक हमारा क्या हो गया, तो एक रेक्टेंगल हो गया, और ये भी एक क्या हो गया, तो रेक्टेंगल हो गया। दोनों का जो रूपरेखा है वो क्या है, समान है। तो एक पॉलीगन दूसरे पॉलीगन की तरह अगर जैसा दिखने लगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं, समरूप बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी को लेकर के कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सर्वांग क्षमता क्या होती है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कॉन्ग्रुएंसी को लेकर के, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे एक चीज़ हमेशा दूसरे के बराबर हो, ठीक है, इसको हम सर्वांग क्षमता कहते हैं। इसे हम मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सर्वांग क्षमता कहेंगे, ठीक है, सर्वांग क्षमता। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा सर्वांग, ठीक है,
सर्वांग और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई समता। तो सर्वांग क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो देखो। तो सर्वांग क्षमता में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा ट्रायंगल बनाया और जस्ट इसी का फोटोकॉपी यानी डुप्लीकेट आपने यहाँ पर बना दिया ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांगक्षम बोलते हैं। इसमें यहाँ पर क्या होता है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी हमारा अल्फा होना चाहिए, अगर ये हमारा बीटा है तो मेरे भाई ये भी हमारा बीटा होना चाहिए, और अगर ये हमारा मेरे भाई गामा है ना तो यहाँ पर ये भी कितना होना चाहिए, गामा होना चाहिए। और सिर्फ एंगल नहीं मेरे भाई, साइड भी। साइड का मतलब यहाँ पर ये हो गया, जैसे अल्फा के सामने अगर ये है तो इसका भी अल्फा के सामने की लेंथ वो हो, बीटा के सामने बीटा के सामने बराबर हो, गामा के सामने वाला गामा के सामने वाला मेरे भाई बराबर हो। तो यहाँ पर इसमें थोड़े स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। इसमें कंडीशन यहाँ पर ये है, एंगल भी बराबर होने चाहिए, साइड भी बराबर होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर एंगल के बराबर होने से बात नहीं बनता है। इसीलिए नहीं बनता है, देखो काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर इसके सारे एंगल अगर इसके सारे एंगल के बराबर हो जाएंगे तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए मेरे भाई, क्योंकि ये भी देखो ये एक छोटे रूप का इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये एक तुम्हारा बड़े रूप का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बस यहाँ पर फ़र्क ये है, इसके भी सारे एंगल मेरे भाई 60-60-60 के हैं और इसके भी सारे एंगल 60-60-60 के हैं, लेकिन इसकी सारी भुजा 5-5-5 की है और इसकी सारी भुजा 10-10-10 की है। तो ये मेरे भाई सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, सर्वांगक्षम नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, यहाँ पे ये सर्वांगक्षम नहीं हो सकते हैं किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से आपको सर्वांगक्षम नहीं मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि एंगल अगर इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, बिल्कुल भी नहीं। एंगल के इक्वल होने के साथ में साइड का भी इक्वल होना बहुत जरूरी है। जो शब्द हम कह रहे हैं ना उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग नोट करके लिखिए कि एंगल के इक्वल होने के साथ में साइड का भी इक्वल होना ज़रूरी है। इनके अगर एंगल इक्वल है तो भुजाओं का भी बराबर होना ज़रूरी है। अब बात आती है यहाँ पर, ठीक है तो यहाँ पर कितने तरीके से आप यहाँ सिमिलैरिटी को घोषित कर सकते हो या यहाँ कॉन्ग्रुएंसी को बयान कर सकते हो। तो देखो सिमिलैरिटी जब आएगा तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल हम यहाँ पर सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग क्षमता की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको 3 बातें जाननी है और वो क्या है मेरे भाई, वो देखो। तो सबसे पहला हो गया आपका सास, ठीक है, और उसके बाद में हो गया मेरे भाई यहाँ पर आस। सास हो गया, फिर हो गया हमारा आस हो गया और फिर हो गया हमारा 555। सास आस 555, सास आस 555। ये वही चीज़ें जो आपको बचपन में पढ़ाया जाता था, लेकिन बस थोड़ा उस समय आपका ध्यान कहीं और होता था, बगल वाले पे या बगल वाली के ऊपर में होता था, तो आप थोड़ा कम समझ पाते थे। बचपना बुद्धि थी, थोड़ी चीज़ें कम समझ में आती थी, हो सकता है मास्टर लोग वही से नहीं मिले, ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ी क्लैरिटी कम मिली, लेकिन आज आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो सास आस 555, 10 कंडीशन याद करने से बेहतर है सीधा एक याद रखना, सास आस 555। अब ये सास आस 555 होता क्या है, ये जो हम कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग क्षमता लिखते हैं तो यहाँ पर इसका मेरे भाई महत्व कैसे होता है, कैसे हम यहाँ पर चीज़ों को प्रूफ करते हैं, क्या हम बताते हैं, ज़रा वो समझिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कहा कि सास हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो गया मेरे भाई आस हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर 555 हो गया। अब ये तीनों के महत्व यहाँ पर क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे आपके पास में एक ये ट्रायंगल है और यहाँ पर मेरे भाई एक दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, यही एग्जाम्पल हम उठा करके और आस में भी लगा देंगे और यही एग्जाम्पल उठा करके किस में लगा देंगे, तो आपका सास 555 में भी लगा देंगे। तीनों में यहाँ पर फ़र्क क्या आता है वो ज़रा देखो। तीनों में यहाँ पर फ़र्क ये होता है कि जैसे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एस का मतलब साइड होता है, ए का मतलब एंगल होता है। तो अगर ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला साइड इस वाले के बराबर, यानी ऐसे समझ लो जैसे वो गाना सुना है ना आपने, अल्लाह बचाए मेरी जान ये रजिया गुंडों में फंस गई। तो यहाँ रजिया गुंडों में फंसे ना फंसे, लेकिन आपका एंगल साइड लोगों के बीच में ज़रूर फंस गया है। यानी कोई भी एंगल अगर दो भुजाओं के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है, तो जैसे इसकी दोनों भुजाएं इसकी दोनों भुजाएं के बराबर हो और ये बीच में फंसा हुआ एंगल फंसे हुए एंगल के मेरे भाई बराबर हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब एक बच्चा ज़्यादा होशियार था, वो इस तरीके से समझता ही नहीं है, वो रजिया वाला एग्जाम्पल ना समझ करके उसको बस इतना लगता है अरे दो साइड और एक एंगल,
तो वो यहाँ पर ऐसे मान लेता है, दो साइड और एक एंगल ही तो बोला है, तो ये दो साइड के बराबर और इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, ये करना ही नहीं है। जो एंगल लेना है वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ये क्या है, तो बाहर है, और ये बाहर है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये गलत है। तो ये समझ लो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि दो साइड के बीच वाला एंगल, दो साइड के बीच वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम की बात है, बताइए। चलिए, अब उसके बाद में आ जाता है आस। आस की बात यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे आप सभी की आस होती है, जाएंगे ससुराल में तो सास हमारी ये देगी वो देगी, हमको यहाँ पर शादी में ये मिलेगा वो मिलेगा, तो वो एक आस आपकी अलग है, और ये गणित का जो आस है ये अलग है। तो अगर हम अपने आस की यहाँ पर बात करें, जो आस आप लोगों की जनरली लगी होती है, वो क्या होती है, एक सुंदर सी नौकरी, उसके बाद में नौकरी, नौकरी कहा है मैंने दोनों टाइम पे, ठीक है। तो सुंदर सी नौकरी हो गई यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें हो गई। तो जो ये आस आपने अपने मन में लगाई है, बढ़िया डिपार्टमेंट, बढ़िया पैसा, बढ़िया जगह, बढ़िया एकदम भौकाल, ठीक है, तो ये आस आपका कैसे यहाँ पर जा करके अप्लाई होगा, तो वो देखो। आस का मतलब यहाँ पर हो गया ये एंगल, तो यहाँ पर ये एंगल, फिर उसके बाद में दूसरा एंगल, तो दूसरा एंगल। अब जहाँ पर यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एंगल दो साइड के बीच में फंसा था, तो यहाँ पर जो साइड है वो दोनों एंगल के बीच में फंसा होगा। मतलब आपको ये वाला साइड नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं, आपको ये वाला भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो यहाँ पर साइड लेना है वो कौन सा लेना है, आपको इसके बीच का मेरे भाई भुजा लेना है। तो जब भी दो एंगल और इसके बीच के साइड, दो एंगल और बीच के साइड बराबर हो, तो वो भी क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट। या तो दो साइड के बीच में एंगल फंस जाए, या दो एंगल के बीच में साइड फंस जाए, दोनों कंडीशन क्या कहलाती है, कॉन्ग्रुएंसी की कहलाती है। दो एंगल मिल करके एक साइड को लपेट दें, या दो साइड मिल करके एंगल को लपेट दें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा मेरे भाई, कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगा। ठीक। अब तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो हमारा एसएसएस है। एसएसएस का मतलब यहाँ पर इसकी ये भुजा इसके ये भुजा के बराबर, दूसरी वाली के बराबर, और तीसरी वाली के बराबर। तो जब हमारी भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ये ध्यान रखो। तो अगर यहाँ पर ये भुजा बराबर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सारे एंगल बराबर हो जाएंगे, और सारे बराबर हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर 555 कहलाएगा। ठीक है। एस एस एस, साइड साइड साइड, ये सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा फॉर्मूला बुक में आपके दिया गया है, और तरीके से अंग्रेजी हिंदी में सब में बहुत ही बढ़िया तरीके से बातें लिखी गई हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग क्षमता के कितने नियम होते हैं, 3 होते हैं, आस सास 555। आस में क्या होता है, दो एंगल के बीच में एक साइड, सास में क्या होता है, दो साइड के बीच में एक एंगल, और 555 का मतलब साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड के बराबर हो। ठीक है, आ जाओ भाई यहाँ पर। तो अब इसी के ऊपर में ज़रा कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, ज़रा देखिए क्या कहा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांगक्षम त्रिभुजों का मापदंड नहीं है। ठीक है, तो पहला नहीं है, तो यहाँ पर देखो साइड एंगल साइड, यहाँ पर ये हो गया हमारा सास हो गया यहाँ पे भाई। ठीक है, एंगल एंगल एंगल, ये हमारा तीनों का तीनों एंगल ही है। एंगल साइड एंगल, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और इस एएसओ को देखो, दो एंगल के बीच में एक साइड, यहाँ पर मेरे भाई सही तरीके से देखना, दो एंगल के बीच में एक साइड, तो दो एंगल के बीच में एक साइड, या तो आप इसको आस भी लिख सकते हो, या एंगल साइड एंगल भी लिख सकते हो, एंगल साइड एंगल भी लिख सकते हो, बात यहाँ पर एक ही है। ठीक है, जो हमारा आस है वही हमारा एएस से है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो एंगल के बीच में एक साइड। ठीक है, तो ये हो गया, और तीसरा हमारा मेरे भाई 555 हो गया। तो मैंने कहा था सास ये होता है कंडीशन, उसके बाद में एंगल साइड एंगल ये होता है, ये होता है, कौन सा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होता है। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन आते भी हैं क्या, आपके सामने देखिए 2024 में यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट में आया है। तो जब भी मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी एग्ज़ाम, मतलब अभी तक, आज अगर मैं जिस डेट में स्टार्ट कर रहा हूँ तो उस डेट के पहले तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनके सभी के मेरे भाई क्वेश्चंस को हम सम्मिलित करें, और सारी चीज़ों को हम आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से रखें ताकि आपको क्लियर हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका देखिए इसके ऊपर में था, मिल गया, और आप लोग यहाँ बना पाए। कॉन्फिडेंस इससे थोड़ा सा बढ़ता है कि हाँ यार, हम अभी तक के रिसेंट के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला गया। ये दो त्रिभुज हैं, तो पहले यहाँ पर हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक यहाँ पर एबीसी बना लेते हैं, और एक यहाँ पर। अभी कॉन्ग्रुएंसी लिखते कैसे हैं, क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में चलो मैं बता ही देता हूँ लिखते कैसे हैं।
तो जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पर ये है आपका एक ट्रायंगल और यहाँ पर ये है आपका एक ट्रायंगल। फ़र्क है मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला एंगल आपका 65 है। अच्छा, ये ट्रायंगल का नाम हमारा क्या है? तो ये ट्रायंगल का नाम हमारा एबीसी है और यहाँ पर ये ट्रायंगल का नाम हमारा क्या है? तो पीक्यूआर है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये हमारा 65 है और यहाँ पर ये हमारा मेरे भाई 65 है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला कोण हमारा 70 है, तो यहाँ पर ये वाला कोण हमारा 70 है। ठीक है ना भाई? और 65 और 70 के बीच में आप ऐसे मान करके चलो कि दो एंगल के बीच का ये साइड हमारा 10 सेंटीमीटर है, दो एंगल के बीच का ये साइड हमारा 10 सेंटीमीटर है। अब बोला गया बताओ यहाँ पर कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है? कौन यहाँ पर क्या है? तो मेरे भाई किसके कॉन्ग्रुएंट है? अब किसी बच्चे ने मानो यहाँ पर सबसे पहली बात कॉन्ग्रुएंसी को लिखते कैसे हैं? तो जैसे एक तुम्हारे पास में ये ट्रायंगल एबीसी हो गया और दूसरा मेरे भाई ट्रायंगल आपका पीक्यूआर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरे भाई एक ऑप्शन आपका ये हो गया यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर क्या हो गया? मैं भी सारी बातें लिख दूंगा। ए बी सी जो है यहाँ पे ये हमारा मेरे भाई पी आर क्यू के यहाँ पर है। तीसरा ऑप्शन आपका हो गया ए सी बी जो है यहाँ पर वो हमारा किसके बराबर है? तो यहाँ पर पी आर क्यू के। और चौथा मेरे भाई क्या हो गया वो मैं आपको बता देता हूँ, बी, ठीक है, सी ए। तो यहाँ पर मेरे भाई हो गया बी, हो गया सी, हो गया ए, हो गया और यहाँ पर हमारा बी हो गया, तो मेरे भाई ये पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और आर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, इक्वल का साइन दे दो और ऐसे सांप बना दो, इक्वल का साइन दे करके सांप बना दो, इक्वल का साइन दे करके सांप और इक्वल का साइन दे करके सांप। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग क्षमता बोलते हैं। अब कल के दिन ऑप्शन में या ऐसा दे दिया जाए कि ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है, बताओ यहाँ पर इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो एंगल आप यहाँ पर ले रहे हैं वही एंगल आपको यहाँ लेना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 65 ले रहे हैं तो 65 में यहाँ पर कौन है? बी है, तो आप यहाँ देखो पहले बी को लिखा गया है। उसी तरीके से यहाँ 65 में कौन है? तो पी है, तो पहले मेरे भाई पी को लिखा जाना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब अगर इसका 65 ले रहे हो तो यहाँ पर भी क्या लोगे? 65। तो यहाँ पर मेरे भाई बी ले रहे हो, अगर यहाँ पर बी ले रहे हो तो यहाँ पर क्या लोगे? तो यहाँ पर पी लोगे। उसके बाद अगर यहाँ का 70 ले रहे हो यानी सी ले रहे हो तो यहाँ पर भी 70 पे कौन बैठा है? क्यू बैठा है, तो मेरे भाई उसको ले लो आप। ठीक है, अब जो बच गया यहाँ पर ए है तो वो बच गया, जो ए है उसको लिख दो और यहाँ जो बच गया मेरे भाई आर है वो लिख दो। तो बी सी ए और पी क्यू आर, बी सी ए और पी क्यू आर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर किसी को भी किसी के बराबर लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल ये गधों वाली हरकत है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी के भी अपने नियम कायदे कानून है भाई, तुम किसी को किसी के बराबर नहीं कर सकते। अगर आपने ये लिखा है तो इसका मतलब ए एंगल और पी एंगल बराबर है। आप देखो यहाँ पर ए किसके बराबर? 70 और ये 65 है, तो 7 और 6 13 मेरे भाई 135 है, तो 135 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान देखो 45 है और यहाँ पी का मान 65 है, तो क्या 45 और 65 इक्वल हैं? तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं है। यहाँ ए का मान देखिए कितना है? 45 और यहाँ पी का मान देखिए 65, क्या बराबर है? तो नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ देखो ए का मान कितना है? तो 45 है और यहाँ पी का मान कितना है? 65 है, बराबर है या नहीं है? तो नहीं होगा, इसीलिए चौथा ऑप्शन आपका सत्य होगा। ठीक है, ओनली डबल ए नहीं होता है क्या? देखो बच्चे, प्रवीण प्रजापति, अगर दो एंगल तुम्हारे बराबर हो गए तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल बराबर होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 65 और 70 लिखा हुआ था, तो ये भी हमने 65 और 70 लिखा था, तो दो एंगल इनके बराबर थे, तो जो तीसरा इसका 45 आ रहा है तो इसका भी तीसरा क्या आ रहा है? 45 आ रहा है। तो ऑटोमेटिक जब दो एंगल बराबर होते हैं ना किसी भी दो ट्राइंगल के, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। लेकिन मैंने एक ही बात प्रवीण भाई कही है मैंने, और वो ये कही है कि एंगल के बराबर होने से, एंगल के बराबर होने से तुम्हारे मेरे भाई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। नहीं तो ऐसे दुनिया के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल तो बराबर ही होते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट सारे थोड़ी हैं। ठीक है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा है। तो एंगल के बराबर होने से नहीं होता है, एंगल और साइड दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे ये दो एंगल थे और दो एंगल थे, लेकिन उनके बीच का साइड का बराबर होना जरूरी था। अगर वो साइड बराबर नहीं होता तो हम यहाँ पर नहीं मानते। ठीक है, अब इसके ऊपर में आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी है और डी ई एफ है, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई ए बी सी हो गया, और अपने हिसाब से हमने लिख दिया डी ई एफ मेरे भाई, यहाँ पर लिख दिया हमने। जैसे कंडीशंस दिए गए हैं वो देखो, ए का मान मेरे भाई 55 कहा गया,
तो हमने ए की वैल्यू 55 बोल दी। ए बी और डी ई बराबर है, तो यहाँ पर ए बी और डी क्या है, तो बराबर है। ए सी बराबर डी एफ है, ये ए सी मेरे भाई बराबर है किसके, डी एफ के बराबर है। ठीक है, एंगल ई का मान हमारा कितना है, तो मेरे भाई 85 है यहाँ पे। अब उसके बाद में एफ का मान कितना है, तो यहाँ पर ये हमारा मेरे भाई 40 है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है यहाँ पर किस प्रॉपर्टी के माध्यम से ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, किस प्रॉपर्टी से, तो बस मैं बता देता हूँ। आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये मेरे भाई दो एंगल हमारे कितने, 125 है। दो एंगल का सम 125 है, तो तीसरा कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी तीसरा हमारा 65 होगा। ये दो एंगल का सम 125 है, तो ये हमारा कितना, 65 नहीं 55 होगा मेरे भाई। कितना होगा, तो 55 होगा। तो बस यहाँ पर बात खत्म। देखो यहाँ पर रजिया गुंडों के बीच में फंस गई वाली कहानी है। एक एंगल दो साइड के बीच में फंस गया है और एक एंगल दो साइड के बीच में फंस गया है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, साइड एंगल साइड। यहाँ पर ये दोनों के दोनों किससे होंगे, साइड एंगल साइड से, सास वाली प्रॉपर्टी से। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, कि दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लगा करके हम यहाँ पर दोनों को क्या कर सकते हैं, तो दोनों को यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर डबल ए एस लिख लो या ए एस ए लिख लो, बात मेरे भाई यहाँ पर बराबर ही है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आरएचएस क्या होता है, आरएचएस जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। अभी उसकी नीड नहीं है, जब आएगी तो हम आपको पढ़ा देंगे, जब हम आपको आएगा तो मेरे भाई सिखा देंगे। रवि कुमार बिल्कुल सेम होता है, डबल ए एस और ए एस ए बिल्कुल सेम होता है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया इट इज गिवन फॉर टू राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, दो कैसे मेरे भाई राइट एंगल, तो दो है हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये है और एक यहाँ पर ये है। ठीक, तो इट इज गिवन दैट फॉर टू राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ ई, यहाँ पर मेरे भाई बी और एफ दोनों 90 हैं, ए बी सी में यहाँ पर ये और यहाँ पर ये 90 है। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी सी और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई बी एफ ई यहाँ पे। ठीक है, तो ये बोला गया कि यदि यह दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुज हैं, यहाँ पर ए का मान हमारा कितना है, तो ए का मान हमारा 25 है, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। और यहाँ पर ई का मान जो है वो मेरे भाई कितना है, तो ई का मान हमारा 25 है। बी और एफ का मान 90 है। ए सी और ई डी हमारा बराबर है, क्योंकि मैंने अभी एक बात कही थी कि सिर्फ एंगल्स के बराबर होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, साइड का भी बराबर होना जरूरी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा इसका हाइपोटेनस मेरे भाई ए सी हो गया तुम्हारा, और यहाँ पर इसका जो है ईडी नहीं होगा, वहाँ पर ईडी नहीं, एक सेकेंड दोस्तों, ई हो गया ना, यहाँ पर डी एफ ई आएगा, यहाँ पर जो है बी नहीं है, ये डी एफ ई आएगा। अब सही है, तो इसका हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस हमारा क्या है मेरे भाई, तो बराबर है। तो अगर इनके हाइपोटेनस हमारे बराबर है तो क्वेश्चन में कहा गया कौन सा नियम सत्य है। तो यार एक बात बताओ, ये 90 है और ये 25 है, और ये 90 है और ये 25 है, तो अगर ये 90 है तो इन दोनों को भी जोड़ने पर 90 आएगा, और अगर इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा तो मेरे भाई यहाँ पर इस बात को समझो, आप यहाँ बोलोगे ये एंगल कितना होगा, तो 65। ये 90 है तो दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, अगर ये हमारा 25 है तो ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 65 है। ये क्लियर है हमारा बात यहाँ पे। अब अगर इसके तीनों एंगल के बराबर हो, और सिर्फ एंगल्स के बराबर होने से बात नहीं बनता है, एंगल्स के बराबर होने से बात नहीं बनता, इस बात को समझो, एंगल के साथ में कोई भी एक साइड का बराबर होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 90 के सामने वाला और यहाँ पर 90 के सामने वाला, ये मेरे भाई क्या है, बराबर है। और अगर ये बराबर है तो ये ऑटोमेटिक हमारा कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम है तो क्या होगा, यहाँ 25 डिग्री पर कौन बैठा है, आप चाहो तो मेरे भाई बाई ऑप्शन जा सकते हो, और आप चाहो यहाँ पर तो अपना खुद का लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बाई ऑप्शन ही चलते हैं आइए। तो बाई ऑप्शन में यहाँ पर पहले ए है और यहाँ पर एफ है, ए का मान 25 है और यहाँ एफ का मान 90 है। ये हमारा 25 डिग्री है और यहाँ पर ये एफ हमारा 90 है। क्या 25 डिग्री 90 डिग्री बराबर होते हैं, नहीं, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा, बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर ए और डी को बराबर किया गया है, तो ए 25 है और डी 65 है। ए हमारा कितना है, 25 है, और डी हमारा कितना है, 65 है, तो ये भी गलत ऑप्शन है, ये कभी नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पर ए 25 और डी 65, तो ए 25 और डी 65, तो ये भी मेरे भाई गलत है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल
सही उत्तर होगा। कैसे होगा देखो, ए हमारा कितना है तो ए हमारा 25 है, और यहाँ पर ई कितना है तो ई हमारा 25 है, बी हमारा कितना है तो 90 है, और यहाँ पर एफ हमारा कितना है तो मेरे भाई 90 है, सी हमारा कितना है तो 65 है, और यहाँ पर डी हमारा कितना है तो मेरे भाई वो 65 है। तो यहाँ तीनों कोण के बराबर हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ध्यान देना है आपको छोटी छोटी बातों पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लिखना होता है, पढ़िए आप लोग। आपके सामने दो ट्रायंगल दिया गया है, एक ए बी सी करके है और एक आपके सामने पी क्यू आर करके है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इससे बोलते हैं ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये हमारा मेरे भाई पी हो गया, क्यू हो गया, और यहाँ पर आर हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ए बी का मान कितना है तो 7 है, और बी सी का मान यहाँ पर कितना है तो 8 हो गया हमारा, ए सी का मान कितना है तो 9 हो गया, पी क्यू का मान कितना है 7 हो गया, क्यू आर का मान हमारा 8 हो गया, पी आर का मान हमारा 9 हो गया। तो बोला गया इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। अब इसको लिखने को मेरे भाई यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ एंगल का कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, तो एंगल का चर्चा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एंगल को भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि सर जैसे इसके 9 के पीछे यहाँ पर अल्फा है ना, तो यहाँ पर भी 9 के पीछे क्या होगा तो अल्फा होगा। यहाँ पर 8 के पीछे क्या है तो सर बीटा है, तो यहाँ पर 8 के पीछे भी क्या होगा तो बीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर सी के पीछे मेरे भाई क्या है तो यहाँ पर देखो 7 के पीछे क्या है तो गामा है, तो यहाँ भी 7 के पीछे क्या होगा, गामा होगा। ठीक है, आप उतना चाहो तो लिख सकते हो, और अगर आपको ये अल्फा बीटा गामा का कंसेप्ट पसंद नहीं आया तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम एंगल को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 9 के पीछे हमारा बी है तो यहाँ पर 9 के पीछे क्यू है, इट मीन्स हमारा बी और हमारा क्यू क्या होगा तो बराबर होगा। तो हमारा एंगल बी और हमारा क्यू क्या होगा सर तो बराबर होगा, आप ऐसे समझ लीजिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 8 के पीछे आपका ए है, तो यहाँ पर 8 के पीछे मेरे भाई पी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए और पी बराबर होंगे, तो हम यहाँ पर ए और पी को बराबर लिख सकते हैं। तीसरा, आप यहाँ पर 7 के पीछे देखो सी है तो आपका ये सी हो गया, और यहाँ 7 के पीछे मेरे भाई आर है तो आर हो गया, तो सी और आर को बराबर कर सकते हैं। अब जहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाए वही मेरे भाई सही उत्तर है। यहाँ ए और क्यू को बराबर किया गया है, लेकिन ए तो पी के बराबर है तो ये गलत है। यहाँ पर मेरे भाई ए को आर के बराबर में किया गया है, तो ए हमारा पी के बराबर है तो ये हमारा गलत है। यहाँ पर मेरे भाई सी और पी को बराबर किया गया है, लेकिन यहाँ पर सी तो आर के बराबर है तो ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर डी सही है। आप देखो, ए बराबर है पी के तो ए बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के तो बी बराबर है क्यू के, और सी बराबर है आर के तो सी बराबर है आर के। तो एक बार आप चीज़ों को अपने अनुसार लिख देते हैं, उसके बाद में आपके लिए ऑप्शंस को जस्टिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर 9 दिया था तो 9 के पीछे वाला और यहाँ का 9 का पीछे वाला बराबर होगा, 8 के पीछे वाला 8 के पीछे वाला बराबर होगा, 7 के पीछे वाला 7 के पीछे वाला बराबर होगा। जब हमारे कोण बराबर हो जाएंगे तो हम यहाँ पर सर्वांग क्षमता लिख पाएंगे। ठीक है भाई, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, और ये 2023 का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और आप सभी उसे समझ पाएंगे, इसका उत्तर दे पाएंगे। आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे भाई बोला गया पी क्यू आर और ए बी सी नाम के दो ट्रायंगल है, तो यहाँ पर एक का नाम हम पी क्यू आर दो देते हैं और दूसरे का नाम हम क्या दे देते हैं, ए बी सी दे देते हैं भाई। ठीक है, पी और ए हमारे क्या है तो बराबर है, पी और ए यहाँ पर क्या हो गया तो बराबर हो गया, ए सी और पी आर हमारा बराबर हो गया, ये पी आर हो गया और ये ए सी हो गया, ये बराबर है। तो कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर ट्रायंगल इतना, मतलब यहाँ पर इनको अगर मुझे कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंट बनाना है, सर्वांगक्षम बनाना है, तो कौन सा कंडीशन सही होगा। ठीक है, दुष्यंत कहते हैं सर ये सब तो मैंने स्कूल में पढ़ा था, मुझे उस टाइम भी बहुत पसंद था और आज भी बहुत पसंद है। तो बढ़िया बात है भाई, ठीक है, अच्छी बात है ना, यहाँ पे स्कूल वाली चीज़ें थोड़ा नॉस्टैल्जिक है, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलते हो कि सर अगर इसको कॉन्ग्रुएंट होना है तो यहाँ पर हम ए बी और पी क्यू को बराबर कर देते हैं, यानी यहाँ पर ये जो ए बी है और अगर हमारा ये पी क्यू है, अगर हम इसे बराबर कर देंगे तो क्या ये सास वाले प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, जी हाँ बिल्कुल इससे बराबर हो जाएगा। तो इससे बराबर हो जाएगा तो बस यहाँ पर इसी ऑप्शन को देखो, बाकी में किसी को भी और देखने की आवश्यकता नहीं है, और दूर दूर तक कहीं पत मत भटको, बस मेरे भाई यहाँ पर आप सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए को ही टिक कर सकते हैं, आगे आप मत पढ़िए।
ऑलरेडी क्या था, एक एंगल और एक साइड बराबर था, एक एंगल और एक साइड बराबर था। मैंने क्या किया, एक साइड को एक साइड के बराबर कर दिया, क्योंकि ऑप्शन कह रहा था कि अगर ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाए तो क्या ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल, साइड एंगल साइड, रजिया फंस चुकी है गुंडों के बीच में, यहाँ पर वही वाली कहानी हो रखी है। एंगल हमारा फंस गया है, एंगल हमारा फंस गया है, तो सास वाला कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और कैसा क्वेश्चन आया है जरा देखिए। तो बोला गया, देखो तुम्हारे पास में ए बी सी और पी क्यू आर मेरे भाई कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर ए बी सी और ये हमारा क्या है, पी क्यू आर है। जैसे यहाँ पर ए के बराबर में पी है, बी के बराबर में क्यू है, सी के बराबर में आर है। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे, ये हमारा ए बी सी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तो पी क्यू आर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ए बी का मान 5 दिया गया है। ठीक है भाई, एंगल बी का मान हमारा कितना है, तो एंगल बी का मान हमारा 40 है। ठीक है, एंगल ए का मान हमारा कितना है, तो एंगल ए का मान मेरे भाई यहाँ पर 80 हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है, कौन सा ऑप्शन मेरे भाई बराबर है। तो सबसे पहली बात यार, ये वाला पूरा का पूरा उठा करके इसमें छाप दो ना, क्योंकि जब ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है तो जो जैसा ये दिखता होगा उसका ये पूरा का पूरा जुड़वा होगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही होता है जुड़वा होना। ठीक है, अगर एक इंसान दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब वो उसका जुड़वा है। ठीक है, जो जुड़वा मूवी आपने सलमान खान की देखी है, फिर बाद में आपने वरुण धवन की भी देखी होगी। तो जुड़वा का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जस्ट एक का दूसरा क्या होना चाहिए, तो फोटोकॉपी होना चाहिए। तो यहाँ पर फोटोकॉपी होना चाहिए, तो बस अगर यहाँ पर ये 5 है, ए बी वाला मान 5 है, तो पी क्यू 5 होगा। ये 80 है तो ये भी 80 होगा, और यहाँ पर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो इसने कहा पी क्यू का मान 5, आर का मान 60। तो पहली बात यहाँ पर ये देख लो, 8 और 4 12 है, 120 है। तो अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई, तो बिल्कुल सही होगा। कि यहाँ पर देखो तो पी क्यू का मान 60 भी है, और सॉरी पी क्यू का मान मेरे भाई 5 भी है, आर का मान 60 भी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है सर, आपने 7th क्लास याद दिला दी, चलिए बहुत बढ़िया बात है, याद आ रही हैं चीज़ें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है। तो बोला गया ये दो त्रिभुज हमारे क्या है मेरे भाई, सर्वांगसम है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया है ये दोनों का दोनों ट्राइंगल, और इसमें हमसे ये कहा गया कि ये आपका ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया, और यहाँ पर ये हमसे बोला गया है पी हो गया, क्यू हो गया, और ये आर हो गया। ये वाला ट्राइंगल पूरा का पूरा इसके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब यहाँ पर ये एंगल इसके बराबर में है, ये वाला एंगल मेरे भाई इसके बराबर में है, और यहाँ पर ये वाला इसके बराबर में है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंगल ए बी सी का मान x प्लस 60 है, ए बी सी यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, x प्लस मेरे भाई 60 है। और यहाँ पी क्यू आर ये हमारा है मेरे भाई 85 माइनस 4x। बस यहाँ पर इतना ही काफ़ी है, और बाकी मेरे भाई कौन क्या दिया है क्या दिया है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे हमें दूर दूर तक कोई लेना देना मेरे भाई नहीं है, ना हमारा इससे कोई मतलब है। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये हम इसको जानते भी नहीं है। आर यहाँ पर आर पी क्यू कौन क्या है और क्या नहीं है, बस मेरे लिए ये मायने था। यहाँ पर मैंने देखा जो बी है वो क्यू के बराबर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, बस मुझे यहाँ पर इतना पता है। तो मैंने कहा x प्लस 60 ये बराबर हो जाएगा किसके, 85 माइनस मेरे भाई 4x के यहाँ पे। तो अगर मैं उस 4x को ला करके इसमें जोड़ दूंगा तो ये हमारा 5x हो जाएगा, और 85 में से इसको मेरे भाई घटा दूंगा तो 25 हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो ये हमारा मेरे भाई 5 हो जाएगा। x का मान हमारा कितना है, 5 है। x का मान अगर हमारा 5 है तो आप मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू बताओ, तो बोलोगे 5 जमा 60 हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ए बी सी का मान कितना होगा, तो 65 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताइए भाई। सब क्लियर है ना। ठीक है, कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो यहाँ x का मान निकाल लिया और वापस इसमें रख दिया, तो आपका एंगल बी का मान आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा है, और व्हाट एंगल डी, ये वाला ट्राइंगल इसके मेरे भाई कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर एक बात बताते हैं, ये ए बी सी को और कॉन्ग्रुएंट घोषित किया गया है मेरे भाई किसके, तो यहाँ पर देख लीजिए, बोला गया डी के किस कोण के लिए ए बी सी सर्वांगसम है, और किसके सर्वांगसम है, तो ए बी सी जो है मेरे भाई यहाँ पर लिखना चाहिए कॉमा दे करके कि ए बी सी हमारा डी ई एफ के यहाँ पर सर्वांगसम है, ए बी सी डी ई एफ के सर्वांगसम है।
यानी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पर ए बी सी जो है वो यहाँ सर्वांगसम है और किसके है तो डी ई एफ के यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे ए वाला डी के बराबर है, तो ये हमारा ए है, ये डी के बराबर है। ठीक है, बी वाला ई के बराबर है, तो ये बी है, तो ये हमारा ई के बराबर है। सिंगल सिंगल रिंग, डबल रिंग से डबल रिंग आप रिप्रेजेंट करो। और सी हमारा एफ के बराबर है, तो ये सी है और ये हमारा एफ है, तो यहाँ पर ये हमारा इसके बराबर है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर तो बता दीजिए। अब उसके बाद में हम बात करते हैं ए सी का मान हमारा कितना है तो 2.5 है। ए सी का मान हमारा कितना है तो 2.5 है। और बी सी का मान हमारा कितना है तो बी सी का मान हमारा 5 है। या उसके बाद में एंगल सी का मान हमारा कितना है तो सी का मान हमारा 75 है। डी का मान हमारा कितना है तो मेरे भाई डी का मान हमारा 2.5 है यहाँ पे। और डी एफ का मान हमारा कितना है तो डी एफ का मान हमारा 5 है। और हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है तो एंगल डी के किस कोण के लिए, डी का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा कौन से कोण के लिए। अब यार एक बात बताओ, आपको ये बात पता है कि जैसे सी यहाँ पर 75 है तो यहाँ पर ये भी हमारा कितना होगा तो मेरे भाई 75 होगा कि नहीं होगा, बस मुझे यहाँ पर इतना बताओ तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी बिल्कुल यहाँ पर 75 होगा। और अगर ये आपके सामने 75 होगा तो क्या आप इसका पता नहीं लगा सकते हो, ये बताना। बोलो हाँ या ना, पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। फॉर व्हाट एंगल डी है इज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, और ये 2.5 है, 5 है, 75 है और मेरे भाई 2.5 है। तो ये सारी बातें बोल दी गई हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2.5 और 5 के बीच में 75 है, सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये समझो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, थोड़ा सा यहाँ पर मामला जो है पेचीदा है। और मामला पेचीदा कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये मामला पेचीदा ऐसे नहीं लिखा होगा तो आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर ये रिंग विंग नहीं बना सकते। क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा मेरे भाई नहीं दिया गया है कि आपका यहाँ पर ये ए बी सी डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। समझिए मेरी बात को, क्वेश्चन में जो बोला गया है वो क्या बोला गया है आप पढ़ो यहाँ पर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, क्वेश्चन में ये कहा गया है फॉर व्हाट एंगल डी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के। हालांकि थोड़ी सी एग्जामिनर की गलती है, लेकिन थोड़ा ये सही भी किस बात पे है, उसने यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है और किसके कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। ठीक है, तो यहाँ अगर ऐसा नहीं लिखा है तो हम एकदम एंगल टू एंगल मैच नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं ए डी के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा, सी एफ के बराबर होगा। मतलब एग्जामिनर की जो अंदर की जो गट फीलिंग है वो ये कहना चाहता है कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सर्वांगसम है। ठीक है, अब उसके बाद में उसने कौन कौन सी बातें कही हैं तो बोला गया है ये वाला इसका मेरे भाई कॉन्ग्रुएंट है। उसने बोल दिया ए सी का तुम 2.5 ले लो और बी सी का तुम 5 ले लो, और एंगल सी कितना ले लो मेरे भाई तो एंगल सी तुम 75 ले लो। उसके बाद में यहाँ पर ये बोल दिया डी ई तुम 2.5 ले लो, ये तुम 5 ले लो, ये बता दो। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी तो बोलोगे सास, साइड एंगल साइड। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी तो सास लगेगा कि दो साइडों के बीच में रजिया गुंडों में फंस गई वाली कहानी है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे ये हमारी रजिया है और यहाँ पर ये एक गुंडा है और ये दूसरा गुंडा है, इनके बीच में फंसी हुई है। यानी दो साइडों के बीच में 75 डिग्री है, 2.5 और 5 के बीच में 75 डिग्री है, तो यहाँ भी 2.5 और 5 के बीच में कितना होगा तो 75 डिग्री होगा। इस तरीके से होगा मेरे भाई यहाँ पर, तब जा कर के ये कॉन्ग्रुएंट होगा। और किसके होगा तो मेरे भाई यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर जैसे बात देखो, अगर दो साइड और एंगल बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। और हम इसका जैसे देखो, अगर यहाँ पर क्या है सास वाला नियम फॉलो हो रहा है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हम इसका उल्टा बोल सकते हैं अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सास का नियम भी फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्ग्रुएंट है हमारे इसके, तो यहाँ पर ये एंगल भी इसके एंगल के बराबर होना चाहिए। पार्थजीत बनर्जी साहब आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, इसलिए हम आपका रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख करके अपना डाउट बताइए। तो यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा अगर इसके मेरे भाई देखो कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी क्या होगा तो बराबर होगा। आइए चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन में ये बोल दिया गया द साइड एस टी एंड टी आर द मीडियन एंड द मीडियन एस यू, the side ST and TR and the median SU of triangle STR are equal to the side MN and NG and the median FB of the triangle MNJ respectively। मतलब यहाँ पर क्या है, दो ट्रायंगल की बात कही गई है। ये 2024 का क्वेश्चन है, STR और यहाँ MNJ। तो आइए चलिए यहाँ पर एक STR बनाते हैं और एक MNJ बनाते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन में हमारा मेरे भाई कहा गया
वैसे वैसे हम इसको लेकर के चलते हैं। ये एस टी आर है और यहाँ पर ये दोस्तों एम एन जे है। ठीक है, पहले जैसे बोला गया है वैसे हम लोग लेकर के चलेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया एस टी और टी आर और मीडियन एस यू। ये एस टी है, उसके बाद में ये टी आर है, और मीडियन कौन सा है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये माध्यिका हमारी एस यू है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बोला गया एस टी हमारा बराबर है, किसके बराबर है, तो एम एन के बराबर है। उसके बाद में यहाँ पर जो है टी आर हमारा बात करते हैं, तो टी आर हमारा बराबर है और किसके बराबर है, एन जे के बराबर में है। और इसकी माध्यिका के बराबर है। इसकी माध्यिका हमारे किसके बराबर है, तो मेरे भाई यहाँ पर ठीक है एम एन जे और एम वी के बराबर में है। समझना, ये भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर, और ये माध्यिका के बराबर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है टी एस यू का मान 46 है भैया। टी एस यू का मान मतलब यहाँ पर ये वाला मान हमारा कितना है, तो 46 है, ये बोला गया है। और एन एम जे, एन हो गया, एम हो गया, और ये जे हो गया। ये पूरा का पूरा मान मेरे भाई कितना है, तो पूरा का पूरा मान यहाँ पर 79 डिग्री दिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया एम वी एन का मान 88 है। एम हो गया, वी हो गया, एन हो गया, ये वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 88 डिग्री दी गई है। तो हमसे कहा गया है यहाँ पर एस 7/11 ऑफ एस आर टी। ठीक है, यहाँ पर एस हो गया, आर हो गया, टी हो गया, ये एंगल निकालो और उसको निकालने के बाद में 7/11 गुना कर देना। अब आप बताओ मेरे भाई यहाँ पर कैसे करोगे सॉल्व इसको। ठीक है, पहली बात, क्या ये आपको कॉन्ग्रुएंट नजर आएंगे, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखिए मीडियन जो होता है ना वो क्या करता है, ट्रायंगल को आधे आधे भाग में बांटता है। जैसे यहाँ पर ये वाला आधा भाग है और यहाँ पर ये वाला आधा भाग है। तो अगर हम ये साबित करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि यहाँ पर इसका जो ये आधा भाग है, कौन सा वाला, तो बोलोगे सर यहाँ पर इसका ये आधा वाला भाग इसके आधे वाले के बराबर होगा, तो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। जैसे मानो इसका एरिया 5 है तो इसका भी एरिया 5 है, तो इसका मतलब ये अगर 5 है तो फिर ये भी कितना होगा, तो 5 ही होगा। तो मुझे बस इतना साबित करना है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हुआ है, तो मेरे भाई कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। अगर देखो जैसे मेरे शरीर का आधा भाग किसी और के शरीर के आधे भाग के बराबर है, तो इसका मतलब मेरा पूरा भाग उसके पूरे भाग के बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल का अगर आधा टुकड़ा इस ट्रायंगल के यहाँ पर आधे टुकड़े के दोस्तों अगर बराबर हम सिद्ध कर देते हैं, तो ये अंडरस्टूड है, ये समझी समझी बात है मेरे भाई कि ये पूरा का पूरा इस पूरे के बराबर होगा। अब आधा भी आधे के बराबर कैसे कर सकते हो, तो आधा भी आधे के बराबर करने के लिए ये देखो, तो यहाँ पर सिर्फ इस 3 वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर ये वाले पार्ट में देखो, तो जब ये वाले पार्ट में मेरे भाई यहाँ पर चलोगे और यहाँ पर ये वाले पार्ट में मेरे भाई चलो, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे देखो एक साइड दूसरे साइड के बराबर, उसके बाद में यहाँ पर ये वाला भुजा ये वाला भुजा के बराबर। ठीक है, अच्छा ये पूरा मेरे भाई यहाँ पर इस पूरे के बराबर है, तो यहाँ पर इसका आधा भी तो इस आधे के बराबर होगा। बोलो, जैसे अगर ये पूरा 10 है, ये पूरा क्या है मेरे भाई 10 है, तो ये पूरा 10 है तो मीडियन इसको कितने में बांटेगा, 5 में। वैसे ही अगर ये पूरा 10 है तो मीडियन इसको कितने बांटेगा, 5 में। तो इस ट्रायंगल की तीनों भुजा इस ट्रायंगल के तीनों भुजा के बराबर है, तो यहाँ पर एस 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 नियम से यहाँ पर ये मेरे भाई क्या होंगे, तो एस 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 नियम से ये वाला ट्रायंगल इस वाले के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। एस 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 सास वाले मतलब 555 वाले नियम से ये पूरा का पूरा इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर ये मेरे भाई कॉन्ग्रुएंट होगा तो आप मेरे से ये लिखवाइए कि इसका फिर बाकी का आधा भाग इसके बाकी के आधे भाग के भी बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो ये 46 है, तो यहाँ पर ये देखो, या फिर ऐसे कह लो कि सर हमारा ये देखो ये पूरा का पूरा कितना है, यहाँ पर कई तरीके से बोल सकते हैं आप। मैं अगर आपको समझाऊं तो ये जैसे पूरा का पूरा 79 है, तो यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा कितना होगा, तो बोलोगे पूरा का पूरा 79 होगा। फिर ये हमारा 88 है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 88 होगा। अब यहाँ पर आप एंगल की वैल्यू निकालिए, तो आप एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे 79 था 79 बना दिया, 88 था 88 बना दिया। अब ये दोस्तों पूरा 79 है और उस 79 में ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ कितना है, 46 है, तो ये बाकी वाला पार्ट हमारा कितना होगा बताओ। तो 79 में से 46 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 33। यहाँ पर आप इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा मेरे भाई 33। अब अगर 33 हो जाएगा
तो बस आपका काम बन चुका है। कैसे आपका काम बन गया? आप यहाँ पर मेरे भाई ये वाला पार्ट देखिए, इस वाले पार्ट को देखिए ज़रा, आप यहाँ पर गौर फरमाइए थोड़ा जनाब। आप जब इस वाले भाग को यहाँ देखेंगे ना, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होता है ये अंदर के दोनों के कोण के। यानी अगर मैं इसको अल्फ़ा मान करके चलता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा पता है? मैं यहाँ पर बोलूँगा 33 में अल्फ़ा जोड़ने पर 88 आया है। ये वाला भाग कितना है? 33 है। और ये वाला कितना है? अल्फ़ा है। तो अंदर वाले दोनों जोड़ के बराबर बाहर वाला है। तो 33 में अगर मैं अल्फ़ा जोड़ दूंगा तो ये हमारा 88 आ जाएगा। तो यहाँ अल्फ़ा का मान कितना है? तो 55 है। और अगर अल्फ़ा का मान 55 है तो हमारा एग्जामिनर क्या चाह रहा है? 7/11 टाइम ऑफ 55। ठीक है, कितना चाह रहा है मेरे भाई? तो बोला गया है 7/11 टाइम ऑफ किसका मेरे भाई? 55 के। तो यहाँ पर ये इसे 5 बार में काटेगा, तो 7 का 5 गुना कितना होगा? 35। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। समझ गए यहाँ पे? कौन दिक्कत है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है तो बताइए। 3 नंबर पे SAS, AS, SSA इनमें से कौन सा नियम यूज हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी का? 3 नंबर पे मतलब 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हो भाई पार्थाजीत? पूरी दुनिया कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो बताओ? इसमें यहाँ पर कौन सा नियम इस्तेमाल हो रहा है? इसमें यहाँ पर देखोगे तो यहाँ बोलोगे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पर मेरे भाई आप ये कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो, या इसी ऐसे को आप यहाँ पर आस का भी नाम देते हैं। तो ये वाला नियम अप्लाई हो रहा है। ठीक है भाई, हाँ जी, ये चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा है। जिनको थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा एक बार दोबारा से वीडियो को, इस क्वेश्चन को मतलब देख लेंगे। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है। पढ़िए ज़रा, बहुत आसान चीज़ है भाई, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी बिल्कुल भी टफ नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाली बात है और लगा लिया तो काम खत्म। ठीक है, आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन। ये तो बहुत ही आसान है, मुझे लग रहा है लाइन और एंगल में पढ़ा रखा है, बट यहाँ पर ये क्यों आ गया पता नहीं, मतलब आ गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही जगह पे आया है। तो बोला गया दिए गए चलचित्र में मतलब चित्र में KI और IT बराबर है। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये देखो, ये हमारा कौन सा मान है? तो KI है। और यहाँ पर ये हमारा कौन सा मान है? तो ये हमारा IT है। ठीक है, ये KI और IT हमारा क्या होगा मेरे भाई? तो बराबर होगा। उसके बाद में EK हमारा ET के बराबर है। ये हमारा देखो EK है, ये हमारा EK है, और ये हमारे ET के बराबर है। तो ये एक बात बताइए, आप लोग ज़रा प्यार भरी नज़रों से यहाँ पर ये दो ट्रायंगल को देखिए। कौन से वाले ट्रायंगल को? तो यहाँ पर ये वाला, कल जो हम 51 दिन 51वें रात में ज्योमेट्री पढ़ाए हैं, तो इसी क्वेश्चन के साथ में शुरुआत ही किया था। तो ये ऊपर वाला भाग देख लीजिए और यहाँ पर ये नीचे वाला भाग देख लीजिए। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए, ऊपर वाले का एक साइड, दो साइड, ये सिंगल सिंगल के बराबर, डबल डबल के बराबर, और यहाँ पर ये तीन हमारा तीसरे के बराबर। तो यानी ये बहुत ही प्यार तरीके से दोस्तों हम लोग ये बात बोल सकते हैं, और वो ये बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा इसके क्या होगा? बराबर होगा, और ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांशम होगा सर। क्योंकि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो जाती है ना, तो उसको यहाँ पर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है सर्वांशम होने से। ये जो तीसरा वाला साइड है ये दोनों में मेरे भाई कॉमन है, तो अगर ये कॉमन है तो दोनों में बराबर का काम करेगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाले में भी 10 सेंटीमीटर का काम करेगा, तो नीचे वाले में भी 10 सेंटीमीटर का काम करेगा। तो इसीलिए इसके सिंगल के आगे अगर यहाँ पर ये अल्फा होगा, तो इसके सिंगल के आगे भी ये कितना होगा? तो अल्फा ही होगा। ये मान करके चलो कि जो इसके भुजा के सामने कोण होगा वही इसके भुजा के भी सामने कोण होगा। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर इन्होंने बोला है TEI बताने को, T हो गया, E हो गया, I मतलब अल्फा का मान बताने को। तो पूरी दुनिया जानती है कि एक बिंदु के पास में जो एंगल बनता है वो बनता है 360। तो अगर ये 360 बनता है तो यहाँ पर हम कितना बोलेंगे? तो हम बोलेंगे 150, फिर हो गया अल्फा, और अल्फा यानी 2 अल्फा हो गया, और सबको जोड़ने पर मेरे भाई 360 बनेगा। तो 2 अल्फा का मान हमारा कितना हो जाएगा? 110, और 2 अल्फा का मान 110, तो अल्फा का मान हमारा कितना होगा? 55। यानी जो इन्होंने पूछा उसका मान कितना होगा? 55। ठीक है, 55, एक सेकंड, 210 होगा, माफ करना मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, ये 2 अल्फा का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो ये 210 हो जाएगा, और अगर 210 हो जाएगा तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया,
और अगर ये सर्वांगशम हो गया तो इसके सामने अगर अल्फ़ा है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर अल्फ़ा हो जाएगा तो यहाँ तीनों को जोड़ने पर 360 का निर्माण होना चाहिए था, तो यहाँ से हम अल्फ़ा का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, आ जाइए, बहुत शानदार। आइए 11 का चढ़ावा चढ़ाते हैं, और 11 का चढ़ावा चढ़ाने के पहले अब आपके 10 क्वेश्चन हमने कॉन्ग्रुएंसी पर ख़त्म कर दिए। तो अभी जो हमने आपको पढ़ाया वो मैंने क्या बताया कि दो बातें होती हैं जनाब। पहली बात हमारी होती है समरूपता यानी सिमिलैरिटी, और दूसरी बात होती है कॉन्ग्रुएंसी। दुनिया में जितनी भी चीज़ें शेप में और साइज़ में बराबर होती हैं तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, और जो सिर्फ शेप में यहाँ पर बराबर होंगी, साइज़ में नहीं होंगी, उन्हें हम सिमिलर कहेंगे, समरूप कहेंगे। अब एक छोटी सी बात हम आपको और बता दें, जो चीज़ मेरे भाई कॉन्ग्रुएंट है तो वो डेफिनेट है कि सिमिलर होगी, लेकिन जो सिमिलर है वो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि वो कॉन्ग्रुएंट होगी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर में हमने 10 क्वेश्चन करवाए, जिसके अंदर में हमने लेटेस्ट एग्जाम्स के भी सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया। अब उसके बाद में अब आपका आ जाता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम का भी नाम देते हैं, और ये हमारा आता है सिमिलैरिटी के लिए। तो इसको हम लोग आपको कराएंगे अगली क्लास में, आज की क्लास में नहीं कराएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। तो ये हम लोग दोस्तों कराएंगे अगली क्लास में। हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे सिमिलैरिटी क्या होती है, कैसे हम उसके बारे में जानते हैं, और फिर उसके बाद सिमिलैरिटी के ऊपर के ये सारे क्वेश्चन बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, और बढ़िया तरीके से उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, सारे सब्जेक्ट पे आप लोग फोकस कर रहे होंगे। जिनका इस बार का सीजल का पेपर है वो उसके लिए भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो तरीके से पढ़ते रहिए भैया। ठीक है, एक बच्चा कहता है कि सर वोकैबलरी कैसे याद करें। देखो वोकैबलरी जो है ना, अगर आपको लगता है कि आप ट्रिक से याद कर सकते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ट्रिक बना करके याद करो। जैसे बेसिकली मेरी जो आदत थी वो ट्रिक बना करके याद करने की थी। जैसे मोदी कम शब्द हो गया तो मैंने ऐसे याद कर लिया कि मोदी जी बहुत कम कम पैसा देते हैं, बहुत कम कम बजट लाते हैं लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो मोदी कम का मतलब होता है कम कम करना। ठीक है, तो ऐसे कई सारे शब्द हो जाते हैं जिनको अगर आप ट्रिक बना करके याद करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी बहुत लोगों को रटने की आदत है तो वो रट सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो। ठीक है, शीट शीट के लिए सब्र करो। ठीक है, हर एक बैच में मेरे भाई शीट मुझे प्रिपेयर करना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है बट जल्दी दे दूंगा। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहो आप यहाँ पे। चलो, तो मिलेंगे अगली क्लास में जनाब। ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, उनका भी रखिए। खुश रहिए, मस्त रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ठीक है भाई, बाय।